मतलब जब हम किसी बैंक खाते को देखते हैं ना तो हर चीज बिल्कुल साफ होती है। हाँ बिल्कुल, कितना पैसा आया कितना गया सब कुछ एकदम सटीक होता है गणित के हिसाब से। है ना। लेकिन जब हम समय की बात करते हैं तो ये सारा हिसाब अचानक से बहुत ही धुंधला हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। समय ही एकमात्र ऐसी करेंसी है जो दुनिया में हर किसी को बिल्कुल बराबर मिलती है, लेकिन इसका जो बही खाता है ना वो पूरी तरह से उलझा हुआ है। हम अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि समय हमारे कंट्रोल में है। हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन दिन के अंत तक ऐसा लगता है मानो किसी ने हमारे 5-6 घंटे चुरा लिए हों। और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि काश दिन में कुछ और घंटे मिल जाते। बिल्कुल, लेकिन जो ऑडियो बुक्स और रिसर्च डेटा हमने आज खंगाला है ना, वो एक अलग ही कहानी बताता है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी छोटी सी आदत पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, और वो है दिन का सिर्फ एक केंद्रित घंटा, जिसे पावर आवर या गोल्डन आवर भी कहा जाता है। सही कहा। आज की चर्चा का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे इस केवल 60 मिनट का सही इस्तेमाल किसी भी औसत इंसान को एलन मास्क, जेफ बेजोस या बिल गेट्स जैसी प्रोडक्टिविटी के स्तर तक ले जा सकता है। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान काम कर रहा है। हम 1 आवर रूल और युवाओं के बीच मशहूर 20-20-20 फॉर्मूला पर भी गहराई से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी शिकायत से शुरू करते हैं जो लगभग हर इंसान की जुबान पर होती है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। ये तो सबसे आम बहाना है। हाँ, लेकिन जो रिसर्च हमने देखी वो इसे सीधे तौर पर एक भ्रम कहती है। डेटा बताता है कि एक औसतन इंसान रोजाना 4 से 6 घंटे अपने फोन या सोशल मीडिया पर बिताता है। 4 से 6 घंटे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है ना। मतलब समय की कमी नहीं है, समय बस गलत जगह पर बह रहा है। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि इस समय की बर्बादी का मुख्य कारण आलस्य नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? हम अक्सर खुद को या दूसरों को आलसी का टैग दे देते हैं, लेकिन रिसर्च बताती है कि इसके पीछे का असली कारण डर है। काम शुरू करने का डर, फेल होने का डर, और सबसे बड़ा डर है चीजों के परफेक्ट ना होने का डर। अरे हाँ, वो परफेक्शनिज्म का जो कीड़ा होता है, लोग बस सही समय का या परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करते रह जाते हैं। बिल्कुल, और वो परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं है। अगर कोई इंसान बिना किसी दिशा के जिंदगी जी रहा है तो उसकी स्थिति उस पानी के जहाज जैसी होती है जिसके पास कंपास ना हो। वो बस लहरों के साथ भटकता रहेगा। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं तो हम अपने समय को एक लीक हो रही बाल्टी की तरह देख सकते हैं। लीक हो रही बाल्टी? ये दिलचस्प है, समझाइए जरा। देखिए, हम ऊपर से देखते हैं और शिकायत करते हैं कि बाल्टी में पानी यानी समय भर ही नहीं रहा, लेकिन असल में बाल्टी के नीचे नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया रील्स और हर नई चमकती चीज, जिसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहते हैं, उसके अनगिनत छोटे छोटे सुराख हैं। और सारा समय वहीं से रिस्क कर बाहर बह रहा है। बिल्कुल, उन छोटे सुराखों से पानी इतनी खामोशी से निकलता है कि किसी को एहसास ही नहीं होता कि पूरी बाल्टी कब खाली हो गई। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। और यहीं पे एक और बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है, थकान का जाल। हाँ, इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी, क्योंकि अगर हम एक आम इंसान की बात करें जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम कर रहा है, लोकल ट्रेन या ट्रैफिक में धक्के खा रहा है, तो क्या वो सच में थका हुआ नहीं होता? जाहिर सी बात है। जब कोई दिन भर काम करके घर लौटता है तो क्या उसके पास कुछ नया करने की ऊर्जा सच में बचती है? मानसिक थकान, मतलब दिमाग थक जाता है। हाँ, जब कोई इंसान परफेक्ट कंडीशन का इंतजार करता है तो उसका दिमाग लगातार एक द्वंद में रहता है। जिंदगी कभी भी पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो सकती, ये हमेशा अस्त व्यस्त और मैसी ही रहेगी। ये तो है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। तो जो लोग इस इंतजार में रहते हैं कि जब सब कुछ शांत होगा तब भी शुरुआत करेंगे, वे बस इंतजार ही करते रह जाते हैं। मानसिक थकान अक्सर दिशाहीनता से आती है, ना कि केवल काम करने से। ओहो, मतलब जब हमें पता ही नहीं होता कि करना क्या है तब हम ज्यादा थकते हैं। एकदम सही। जब एक बार कोई अधूरा काम शुरू कर दिया जाता है तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है और ऊर्जा अपने आप लौट आती है। तो हमें अपने दिमाग को ये समझाना होगा कि वो थका नहीं है, बस किसी एक दिशा में फोकस न होने की वजह से भारी महसूस कर रहा है। बिल्कुल। अगर हम ये मान लें कि समय की कमी एक भ्रम है, तो अगला सवाल गणित का आता है। डेटा हमें बताता है कि रोजाना बचाया गया केवल 1 घंटा गणितीय रूप से क्या चमत्कार कर सकता है। हाँ, ये कंपाउंड इफेक्ट वाला हिस्सा बहुत ही मजेदार है। देखिए, रोज का 1 घंटा
मतलब साल में 365 घंटे। ये आंकड़ा बहुत कुछ बदल देता है। अक्सर लोगों को लगता है कि कुछ नया सीखने में सालों लग जाएंगे। कोई नई भाषा सीखनी हो या कोडिंग या गिटार बजाना हो, दिमाग तुरंत एक लंबा टाइमलाइन बना लेता है कि भाई इसमें तो बहुत समय लगेगा। हाँ, वो हम घबरा जाते हैं पहले। लेकिन रिसर्च बताती है कि किसी भी नई स्किल में बेसिक लेवल की मास्टरी हासिल करने के लिए सिर्फ 20 घंटे लगते हैं। सिर्फ 20 घंटे? हाँ, और इंटरमीडिएट लेवल के लिए 100 घंटे और प्रोफेशनल बनने के लिए 1000 घंटे। अरे वाह! तो साल में 365 घंटे का मतलब है कि एक ही साल में कोई भी इंसान 20 घंटे वाली 18 अलग-अलग स्किल्स का बेसिक सीख सकता है। बिल्कुल। या फिर किसी एक स्किल में इंटरमीडिएट से भी बहुत आगे निकल सकता है। मैंने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में एक बहुत ही शानदार आंकड़ा पढ़ा था। अगर कोई रोज केवल 1% बेहतर होता है तो वो साल के अंत में 37 गुना बेहतर हो जाता है। 37 गुना, ये कोई छोटी बात नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और यही नियम हमारी आदतों पर भी लागू होता है। और पता है, इसके पीछे न्यूरो साइंस भी काम करती है। जब हम कोई नया काम सिर्फ 1 घंटे के लिए करते हैं तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनने शुरू होते हैं। न्यूरल पाथवे मतलब दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। हाँ, पहले दिन, 10वें दिन या शायद पहले महीने भी कोई बड़ा बदलाव महसूस ना हो, ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ, और तभी लोग हार मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर दिन ज्ञान और अनुभव की एक अदृश्य परत जुड़ती जाती है। हमारा दिमाग उन रास्तों को पक्का कर रहा होता है। समय के साथ यही कंपाउंड इफेक्ट एक विशाल आकार ले लेता है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमारे सोर्सेज में एक बहुत अच्छी कहानी का जिक्र है, जहाँ 2 भाइयों को अंग्रेजी बोलना सीखना था। हाँ, वो क्रैश कोर्स वाली कहानी। बिल्कुल। एक भाई ने सोचा कि रोज 1 घंटा कौन लगाएगा। उसने एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया ताकि 15 दिन में सब सीख ले। दूसरे भाई ने बिना किसी जल्दबाजी के रोज सिर्फ 1 घंटा अभ्यास करना शुरू किया। और नतीजा क्या हुआ? पहले भाई ने कुछ ही समय में क्रैश कोर्स छोड़ दिया क्योंकि दिमाग पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ गया था, जबकि दूसरा भाई 6 महीने बाद एकदम धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था। ये कहानी इंसानी स्वभाव की एक बहुत गहरी सच्चाई को उजागर करती है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती। अगर रोज का 1 घंटा इतना प्रभावी है और 20 घंटे में बेसिक स्किल आ जाती है, तो हमारा दिमाग हमेशा क्रैश कोर्स या क्विक फिक्स की तरफ ही क्यों भागता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। मतलब हम हमेशा शॉर्टकट क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले इनाम का आदी हो चुका है। विकासवादी नजरिए से देखें, इवोल्यूशन के हिसाब से, तो आदि मानव के समय से ही इंसान का दिमाग भविष्य की लंबी प्लानिंग करने के बजाय तुरंत मिलने वाले फायदों को प्राथमिकता देने के लिए डिजाइन हुआ है। अच्छा, जैसे तुरंत खाना मिलना या तुरंत खतरे से बचना। एकदम सही। आज के समय में जब कोई 30 दिन में करोड़पति बने या 15 दिन का क्रैश कोर्स का विज्ञापन देखता है तो दिमाग को तुरंत परिणाम मिलने का लालच आता है। ओहो, तो हम असल में अपने ही इवोल्यूशन के शिकार हो रहे हैं। एक तरह से हाँ। लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि केवल 20 घंटे में बेसिक मास्टरी हासिल की जा सकती है, तो सफलता के लिए बहुत लंबी छलांग मारने का वो भ्रम पूरी तरह से टूट जाता है। बिल्कुल टूट जाता है। इसका मतलब है कि निरंतरता या कंसिस्टेंसी हमेशा किसी भी क्रैश कोर्स से ज्यादा सस्टेनेबल होती है, क्योंकि ये रोजमर्रा के जीवन का एक सहज हिस्सा बन जाती है। एकदम सही बात है। लेकिन उस 1 घंटे का स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिकली बैठे रहने और सच में फोकस्ड काम करने में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, केवल 1 घंटे के लिए कुर्सी पर बैठ जाना और फोन स्क्रॉल करते रहना तो किसी काम का नहीं होगा। तो इसीलिए उस 1 घंटे को बिताने के 2 बहुत ही व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका थोड़ा पारंपरिक है, वो 15 और 25 मिनट वाला। हाँ, 15 मिनट कुछ नया सीखना, 25 मिनट किसी स्किल की प्रैक्टिस करना, 10 मिनट अगले दिन की प्लानिंग करना और आखिरी 10 मिनट आत्म मंथन करना कि आज क्या हुआ और क्या बेहतर हो सकता था। ये तो काफी सॉलिड लग रहा है। लेकिन दूसरा तरीका जो खास तौर पर युवाओं के लिए बेहद ऊर्जावान और प्रभावी माना जाता है वो है 20-20-20 फॉर्मूला। ये फॉर्मूला उस 1 घंटे को 20 मिनट के 3 हिस्सों में तोड़ देता है। हाँ, ये फॉर्मूला मुझे काफी दिलचस्प लगा। इसके पहले 20 मिनट पसीना बहाने के लिए हैं, जैसे एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या रनिंग। दूसरा हिस्सा है अगले 20 मिनट की शांति और ब्रेन डंपिंग, जिसमें मेडिटेशन करना और दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखना शामिल है। और आखिरी 20 मिनट है नए ज्ञान के लिए, जैसे किताबें पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि लीडर्स आर रीडर्स। बिल्कुल। जब मैंने ब्रेन डंपिंग के बारे में पढ़ा तो मुझे एक बात समझ आई
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपने स्मार्टफोन की रैम क्लियर करते हैं। अरे वाह, ये तुलना तो एकदम सटीक है। देखिए, जब हम फोन में बैकग्राउंड में चल रही दर्जनों ऐप्स को बंद कर देते हैं तो फोन की मेमोरी फ्री हो जाती है और वो बिना हैंग हुए तेजी से काम करने लगता है। हमारे दिमाग के साथ भी तो यही होता है ना? 100% यही होता है। जब हम अपने सारे विचारों को, सारे तनाव को एक कागज पर उतार देते हैं तो दिमाग का वर्किंग स्पेस खाली हो जाता है। हाँ, और उस रैम को क्लियर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है वो जो आप पहले 20 मिनट में कर चुके हैं, पसीना बहाना। पसीना बहाने से रैम क्लियर होती है। बिल्कुल। विज्ञान के अनुसार ये तीनों हिस्से, पसीना, शांति और ज्ञान, एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जब पहले 20 मिनट में शारीरिक कसरत होती है तो शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। अच्छा, ये सिर्फ एक फील गुड केमिकल नहीं है, बल्कि ये फोकस और मोटिवेशन का मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर है। कसरत के दौरान BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर भी बढ़ता है, जिसे दिमाग के लिए फर्टिलाइजर कहा जा सकता है। ओहो, मतलब शारीरिक मेहनत से दिमाग सचमुच रिपेयर हो रहा है और नए ज्ञान को सोखने के लिए तैयार हो रहा है। एकदम। यही शारीरिक हरकत मानसिक स्पष्टता का रास्ता खोलती है। इसके बाद जब कोई ध्यान या ब्रेन डंपिंग के लिए बैठता है तो दिमाग पहले से ही शांत और केंद्रित अवस्था में होता है। और फिर जब आखिरी 20 मिनट में कोई किताब पढ़ी जाती है तो वो जानकारी सीधे दिमाग की गहराई में उतर जाती है। बिल्कुल सही। ये पूरा साइंस बहुत ही लॉजिकल है, लेकिन इस फॉर्मूले को लागू करने के समय को लेकर भी तो एक बड़ी बहस है ना। ज्यादातर सक्सेस गुरु कहते हैं कि सुबह 5 बजे उठना ही सफलता की इकलौती कुंजी है। हाँ, 5 AM क्लब का बहुत शोर है। अगर आप सुबह नहीं उठते तो ऐसा लगता है जैसे आप रेस में पीछे रह गए। देखिए, ये सच है कि वैज्ञानिक रूप से सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि तब दुनिया सो रही होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और इंसान की विल पावर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक सच्चाई ये भी है कि हर इंसान की बॉडी क्लॉक अलग होती है। जो व्यक्ति रात की शिफ्ट में काम कर रहा है या जो नेचुरली रात में ज्यादा फोकस कर पाता है, उसके लिए सुबह 5 बजे उठना एक सजा बन सकता है। हाँ, और फिर वो पूरा दिन चिड़चिड़ा रहता है। इसीलिए समय से ज्यादा मायने रखती है कंसिस्टेंसी। रात 10 बजे का वो 1 घंटा जो रोज पूरी निरंतरता के साथ किया जाए, उस सुबह 5 बजे के घंटे से 1000 गुना बेहतर है जो कभी हो ही ना पाए। वाह, ये सुनकर तो बहुत से लोगों को राहत मिली होती। हाँ बिल्कुल। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि किसी ने अपना समय भी तय कर लिया, 20-20-20 फॉर्मूला भी समझ लिया और न्यूरो साइंस भी जान लिया, फिर भी वो दिन जरूर आते हैं जब बिस्तर से उठने का या काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो दिन तो सबके आते हैं। अंदर से कोई आवाज आती है कि छोड़ो यार, आज रहने देते हैं। यहाँ आकर तो कोई भी बेहतरीन योजना दम तोड़ सकती है। और यहीं पर हमें एक साधारण योजना से हटकर मानसिकता यानी माइंडसेट की ओर मुड़ना पड़ता है। माइंडसेट? हाँ, डेविड गॉगिन्स, जो अपने एक्सट्रीम डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं, उनका एक बहुत ही कड़ा लेकिन सत्य विचार है कि प्रेरणा या मोटिवेशन एकदम बकवास है। असल ताकत अनुशासन यानी डिसिप्लिन है। मोटिवेशन बकवास है, ये बात सुनने में थोड़ी कठोर लगती है। कठोर है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो सच भी है। क्योंकि प्रेरणा तो सिर्फ एक भावना है। जैसे हमें कभी अचानक से बहुत खुशी होती है या कभी उदासी आती है, वैसे ही प्रेरणा भी आती जाती रहती है। बिल्कुल, हम हमेशा मोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। और ऐसे समय में एक 2 मिनट रूल है जो बहुत काम आता है। खुद से सिर्फ यह कहना कि मैं पूरा 1 घंटा काम नहीं करूंगा, मैं केवल 2 मिनट के लिए काम शुरू करूंगा। हाँ, ये बहुत असरदार है। अक्सर शुरू करने का जो पहाड़ जैसा डर होता है ना, वो उन 2 मिनटों के एक्शन में ही टूट जाता है। क्योंकि एक्शन से मोमेंटम बनता है। और यहीं से बात आती है आइडेंटिटी शिफ्ट की, मतलब अपनी पहचान बदलना। आइडेंटिटी शिफ्ट ये कैसे काम करता है? खुद को ये ना कहना कि मैं लिखना चाहता हूँ, बल्कि ये मानना कि मैं एक राइटर हूँ क्योंकि मैं रोज लिखता हूँ। जब हम किसी काम को अपनी पहचान बना लेते तो इसे करना आसान हो जाता है। हमने ऐसे कई असली उदाहरण भी देखे अपनी रिसर्च में, जैसे प्रिया की कहानी, जो एक IT कर्मचारी थी। उसने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि रोज सुबह बस 1 घंटा लिखना शुरू किया और कुछ सालों में वो एक फुल टाइम राइटर बन गई। हाँ, और वो राहुल की कहानी भी। बिल्कुल, जिसके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उसने रोज 1 घंटा कोडिंग सीखी और अंत में उसे अपने पिता से 3 गुना ज्यादा सैलरी वाली जॉब मिल गई। और सुनीता, जो हाउसवाइफ थी और रोज के अभ्यास से एक जानी मानी योगा इंस्ट्रक्टर बन गई। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, मैं थोड़ा इसके खिलाफ जाना चाहूंगी। हाँ, पूछे।
मान लीजिए किसी ने आज तक एक भी पन्ना नहीं लिखा है, कोई किताब पब्लिश नहीं की है और वो खुद को राइटर कह रहा है, तो क्या ये खुद से झूठ बोलने जैसा नहीं है? ये डाउट आना बहुत लाजमी है। मतलब क्या ये वो फेक इट टिल यू मेक इट वाला एक खोखला दिखावा नहीं है? अंदर ही अंदर तो उस इंसान को पता है कि वो भी राइटर नहीं है। ये बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल है और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन मनोविज्ञान इसे पूरी तरह से अलग नजरिए से देखता है। ये खुद से झूठ बोलना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? देखिए, समाज हमें हमारे टाइटल या हमारे द्वारा हासिल किए गए किसी प्रमाण पत्र से पहचानता है। समाज तब राइटर मानेगा जब आपकी किताब छपेगी, लेकिन हमारा खुद का दिमाग हमें हमारी दैनिक आदतों से पहचानता है। ओहो, मतलब दिमाग के लिए एक्शन ही असली सर्टिफिकेट है? बिल्कुल। जब कोई इंसान रोज 1 घंटा लिखता है तो उसका दिमाग उस कर्म को, उस एक्शन को एक सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो उस व्यवहार को उस इंसान की पहचान का हिस्सा मान लेता है। अब समझ में आया। प्रिया, राहुल और सुनीता के उदाहरण यही सिद्ध करते हैं। जब राहुल रोज कोडिंग कर रहा था तो वो कोई दिखावा नहीं कर रहा था। उसकी आदतें ही उसकी नई पहचान गढ़ रही थी। समाज को नतीजा 1 साल बाद दिखा, लेकिन उनका दिमाग पहले ही दिन से उस नई पहचान को स्वीकार कर चुका था। कर्म से पहचान बनती है, केवल पद से नहीं। ये पॉइंट बहुत ही जबरदस्त है। दिमाग को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उसे रोज के एक्शन से सबूत देना पड़ता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अनुशासन एक बार आ जाए तो अंदर की लड़ाई जीत ली जाती है, लेकिन तब एक नई समस्या खड़ी होती है, बाहरी दुनिया। हाँ, असली विलन तो बाहरी दुनिया ही होती है फोकस के लिए। जब कोई अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए वो 1 घंटा निकाल लेता है तो अचानक दुनिया उस कीमती समय को चुराने की कोशिश करने लगती है। फोन कॉल्स, अचानक आए काम और दोस्तों के मैसेज। इस समय को कैसे बचाया जाए? इस समय को बचाना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट की तरह कैलेंडर में ब्लॉक करने की जरूरत होती है। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट? हाँ, जैसे कोई डॉक्टर के साथ अपना समय आसानी से नहीं टालता, वैसे ही ये समय खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट है जिसे किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। इसमें ना कहना सीखने पर भी बहुत जोर दिया गया है। इसे ऑक्सीजन मास्क प्रिंसिपल कहा गया है। जैसे हवाई जहाज में आपातकाल के दौरान क्रू मेंबर निर्देश देते हैं ना कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना ऑक्सीजन मास्क खुद पहने। बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन भारतीय समाज के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल कैसे? हमारे यहाँ दूसरों के काम के लिए ना कहने को अक्सर स्वार्थ या रूखेपन के रूप में देखा जाता है। अगर कोई अपने परिवार या दोस्तों को समय देने के बजाय खुद कमरे में बंद होकर कुछ पढ़ रहा है तो लोग बुरा मान जाते हैं। ये एक सामाजिक चुनौती जरूर है, लेकिन इस विचार को अगर हम पलट कर देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजों या लोगों की गैर जरूरी मांगों को हाँ कहता है तो वो असल में अपने भविष्य, अपनी ग्रोथ और अपने सपनों को ना कह रहा होता है। बाप रे, ये तो बहुत गहरी बात है। ये स्वार्थ नहीं है, ये खुद को बचाने का और खुद को सक्षम बनाने का तरीका है। अगर कोई खुद ही कमजोर और फ्रस्ट्रेटेड है तो अपने परिवार या समाज की क्या मदद करेगा? बिना अपना ऑक्सीजन मास्क पहने कोई दूसरों की जान कैसे बचाएगा? सच में ये नजरिया समाज के तानों से बचने के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। और इस समय को सुरक्षित रखने का एक और तरीका हमने पढ़ा था, एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, अपने आसपास के माहौल को सेट करना। मतलब अपने आसपास के माहौल को इस तरह सेट करना कि फोकस करना आसान हो जाए। इसमें पैवलोव के कुत्तों की बात की गई है। पैवलोव कंडीशनिंग? हाँ, जैसे फोन को दूसरे कमरे में रख देना या काम करने के लिए कोई फिक्स जगह चुनना, चाहे वो घर का एक कोना हो या कोई लाइब्रेरी। पैवलोव की कंडीशनिंग का सिद्धांत यहाँ बहुत सटीकता से काम करता है। पैवलोव ने अपने प्रयोग में साबित किया था कि कैसे एक विशेष घंटी की आवाज कुत्तों के दिमाग में खाने की उम्मीद पैदा कर देती थी और उनके मुंह में लार आ जाती थी। तो हम इसे अपने 1 घंटे पर कैसे लागू कर सकते हैं? इसी तरह जब कोई अपने वातावरण को डिजाइन करता है, मान लीजिए हमेशा एक ही डेस्क पर बैठकर अपना वो गोल्डन आवर बिताना, तो कुछ दिनों बाद जैसे ही वो इंसान उस डेस्क पर बैठता है, उसका दिमाग बिना किसी मेहनत के सीधे फोकस मोड में चला जाता है। दिमाग को पता होता है कि ये जगह सिर्फ और सिर्फ काम के लिए है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात बिल्कुल साफ है। दिन के 24 घंटों में से केवल 60 मिनट की निरंतरता
किसी भी इंसान का जीवन 360 डिग्री बदल सकती है। बिल्कुल बदल सकती है। ये सब कुछ सिर्फ अचानक आने वाली प्रेरणा पर निर्भर नहीं है। ये एक मजबूत सिस्टम बनाने, ब्रेन डंपिंग जैसी न्यूरोलॉजिकल तकनीकों का उपयोग करने और अटूट अनुशासन के बारे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। ये केवल 1 घंटे का सरल सा गणित है जो 20 घंटों में नई स्किल सिखा सकता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी भी इंसान के लिए सुलभ है। बातों को समझने के बाद मेरे दिमाग में गूंज रहा है। बताइए। क्या विचार है? हमने अभी एनवायरनमेंट डिजाइन और पावलोव के कुत्तों की बात की। यदि हमारा भौतिक वातावरण हमारे व्यवहार को इतनी गहराई से और अनजाने में नियंत्रित करता है, तो क्या ये संभव है कि हम इंसान अक्सर इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी के कारण फेल नहीं होते? अच्छा। क्या ये मुमकिन है कि हम अपने ही कमरों, अपने डेस्क और अपने ही घरों के गलत बनावट से हार जाते हैं? वाह, ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी धारणा को ही बदल देता है। सोचिए ना, क्या किसी कमरे के सिर्फ एक कोने का फर्नीचर बदल देने से या अपना फोन चार्ज करने का जगह को बिस्तर से हटाकर दूसरे कमरे में कर देने मात्र से किसी इंसान के जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकती है? ये बहुत ही पावरफुल थॉट है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको अपने अपने स्तर पर गौर करना चाहिए। समय जिसे हम एक लीक हो रही बाल्टी की तरह देख रहे थे, शायद वो बाल्टी लीक नहीं कर रही है, हमने बस उसे गलत जगह पे रखा हुआ है। एकदम सही कहा आपने। तो आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने आसपास के माहौल पर विचार करते रहिए।